हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्ज़ाम विंग्स। सो आज से हम बैंकिंग अवेयरनेस स्टार्ट करेंगे। ये नई सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट करी है, ये आप लोगों को अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो आने वाले हैं उनको देखते हुए स्टार्ट करी हुई है। जो भी एसआईसी एग्ज़ाम जो आने वाला है, आरबीआई असिस्टेंट, आगे भी एसबीआई क्लर्क आएगा, तो उसके लिए बैंकिंग अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज से हम ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पहला देखेंगे हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग का इतिहास क्या है, बैंकिंग का जो प्री इंडिपेंडेंस है उससे पहले और पोस्ट इंडिपेंडेंस जो भी था, वो बैंकिंग की पूरी हिस्ट्री वो आज हम देखेंगे। अगर इससे पहले आपने हमारा जो पुरानी वीडियोस है स्ट्रैटेजी के एक पार्ट, वो अगर नहीं देखी है तो उसको प्लीज़ जाके देख लीजिए। उसमें भी मैंने आपको अलग अलग ट्रिक्स बताई है याद करने के लिए, वो आपको बहुत बेनिफिट करेगी। ठीक है, और ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए है, जो भी बैंकिंग एग्ज़ाम्स होते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसमें मैंने बहुत ईजी तरीके से समझाया हुआ आपको। ठीक है, तो आप देख लेना इसको। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री जानने से पहले हमें पता होना चाहिए बैंक क्या होता है। ठीक है, बैंक की मतलब बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन डेफिनेशन वही है जो आपको अच्छे से याद हो तो वो सही रहती है। यानी कि आप अलग अलग डेफिनेशन देखो, तो मैंने इसमें सिंपल सी डेफिनेशन दी हुई है। इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड ग्रांट लोन एंड परफॉर्म विच इज़ रिटर्न इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये वर्ड तो आपको बोलना ही है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोलना पड़ता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, जो भी हम डिपॉजिट करते हैं उसको एक्सेप्ट करता है, और ग्रांट करता है लोन, मतलब प्रोवाइड करता है लोन हमें, और उस उन चीज़ों को परफॉर्म करे जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में लिखा हुआ है। ये एक एक्ट है जो पास हुआ था 1949 में। तो बैंकिंग का ही एक्ट है, इसमें बैंकिंग इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी, जैसे बैंकिंग रेगुलेट होता है ना, तो उसी की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है इसमें। तो ये है सिंपल सी डेफिनेशन। तो आपको डायरेक्टली बोलना है इसको कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट और हमें लोन प्रोवाइड करता है, और वो चीज़ें कन्फर्म करता है जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में लिखा हुआ है। बस इतना ही बोलना है। ठीक है, अब बहुत लोगों को तो बैंकिंग की मतलब बैंक की फुल फॉर्म ही नहीं पता होती। अब इंटरव्यू में पूछ लेते हैं बैंक की फुल फॉर्म, बहुत लोग सिर्फ डेफिनेशन याद करके चले जाते हैं, फुल फॉर्म किसी को पता नहीं होती। तो उसमें फुल फॉर्म है बोरोइंग, बी फॉर बोरोइंग, एक्सेप्टिंग, नेगोशिएटिंग एंड कीपिंग। तो बोरोइंग और एक्सेप्टिंग जो प्राइमरी में आ जाते हैं, और नेगोशिएटिंग और कीपिंग जो सेकेंडरी में आ जाती है। ठीक है, तो आपको फुल फॉर्म याद करनी है, ये मतलब इंटरव्यू में पूछते ही हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होता फिर भी पूछ लेते हैं, तो आपको इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग में पहला प्री इंडिपेंडेंस आता है, जो 1786 से 1947 तक हुआ था। 47 के बाद हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। और पोस्ट इंडिपेंडेंस में हमारा 47 के बाद हुआ था 1947, जिसमें नेशनलाइजेशन और पोस्ट नेशनलाइजेशन होता है। ठीक है, अब प्री इंडिपेंडेंस जो 1786 और 1947 में हुआ था, उसमें क्या हुआ था, जो हमारा पहला बैंक है जो इस्टेब्लिश हुआ था, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, जो हुआ था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसको आपको याद करना। ठीक है, पहला बैंक कौन सा था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब हुआ था, 1770 में। और ये कहाँ पे, कलकत्ता में था। और ये बैंक जो हुआ था ये फेल हो गया था, क्यों, क्योंकि इसके पास पैसे कम थे, और जो भी वर्क करता था वो मतलब उसमें फेल हो जाता था। तो इसलिए 1832 में इसको बंद करा गया, क्योंकि पैसे ही कम थे, पैसे नहीं थे तो मतलब बैंक कैसे चलेगा, पैसे नहीं होंगे तो इसलिए बंद हो गया था। 1770 में ओपन हुआ था, कलकत्ता में था इसका, और 1832 में इसका बंद हो गया था। सेकंड बैंक ऑफ इंडिया है जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जो 1786 से 1791 तक चला था। 1791 में बंद हो गया था, और ये मैनेज हुआ था अलेक्जेंडर से। और ऊपर जो फर्स्ट बैंक ऑफ हिंदुस्तान है वो भी मैनेज करा था अलेक्जेंडर, कोई एक मतलब कमेटी थी या इंस्टीट्यूट था, जो मतलब ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने मैनेज करा था इसको। ठीक है, और फिर थर्ड आ जाता है ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इलाहाबाद बैंक है 1865 में। और इसको अब एग्जाम्स मतलब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक बताओ, तो आपको पता होना चाहिए हाँ इलाहाबाद बैंक है। तो मैंने इसको सीरीज वाइज लगा रखा है, जैसे फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी पूछेगा फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया कौन था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, नाम से पता चला इंडिया का मतलब बैंक ऑफ हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी बैंक। सेकंड बैंक था जो जनरल बैंक ऑफ इंडिया था, जो अलेक्जेंडर ने मैनेज करा था। और जो जॉइंट स्टॉक बैंक था जो, वो इलाहाबाद बैंक था, 1865 में हुआ था। तो आपको ये डेट्स भी याद रखनी है। ठीक है, तो पहला जो हमारा कमर्शियल बैंक था वो था अवध कमर्शियल बैंक, 1881 में चालू हुआ था और 1958 में बंद हो गया था। अब ये बंद क्यों हुआ था, क्योंकि जो ये खोला तो उन्होंने था, मतलब ब्रिटिशर्स ने खोला था, अंग्रेज़ों ने। ठीक है, लेकिन क्या हुआ था, उन्होंने हमें 50% से भी लेस शेयर्स दिए थे। लेकिन था तो हमारा मतलब कमर्शियल बैंक था पहला फर्स्ट, लेकिन जो इंडियंस का जो शेयर था वो 50% से कम था, तो इसलिए फेल हो गया था, इंडियन को पसंद नहीं आया था। फिर उसके बाद खुला फर्स्ट इंडियन बैंक। पहला जो इंडियन बैंक था मतलब खुद का बैंक, वो था पंजाब नेशनल बैंक, 1894 में ओपन हुआ था। तो ये जो बैंक था, ये पहला बैंक था जिसमें इंडिया का मतलब
जो भी इंडियन बैंक है उसका पूरा मतलब 100% शेयर था, लेकिन इन्वेस्टमेंट किसका था? ब्रिटिशर्स का, मतलब अंग्रेज़ों का इसमें इन्वेस्टमेंट था। और ये कब तक चला था? मतलब स्टार्ट कब हुआ था? 1895 में स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन बैंक मतलब पंजाब नेशनल बैंक, जिसका 100% शेयर हमारे पास था, इंडिया के पास था। इन्वेस्टमेंट किसने करा था? ब्रिटिशर्स ने। जो फर्स्ट कमर्शियल बैंक है अवध कमर्शियल बैंक, जो क्या कहते हैं, उसने भी ब्रिटिशर्स ने ही इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन इसमें हमारा क्या था? 50% से भी कम शेयर था, इसलिए वो बंद हो गया था उसके बाद। अब फर्स्ट स्वदेशी बैंक डायरेक्टली पूछे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911, जो इंडियंस ने ही इस्टेब्लिश करा था। स्वदेशी बैंक, अपना स्वदेश मतलब देशी बैंक, स्वदेशी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। एक बैंक और है जो महात्मा गांधी ने इनॉग्रेट किया था, वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन महात्मा गांधी, अब ऐसे याद कर सकते हो, महात्मा गांधी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मतलब यूनियन मतलब एक साथ, ठीक है, जो 1990 में स्टार्ट हुआ था। और फर्स्ट बैंक टू स्टार्ट ओवरसीज़ बैंक, ये भी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है ये। फर्स्ट बैंक टू स्टार्ट ओवरसीज़ बैंक वो है बैंक ऑफ इंडिया 1906। अब ओवरसीज़ बैंक क्या होता है? ओवरसीज़ बैंक लाइक बैंक ऑफ इंडिया जैसे, मतलब यहाँ पे भी है, मतलब इंडिया में भी है और एक लंदन में भी है। तो जो लंदन वाला बैंक है वो उसको हम ओवरसीज़ बैंक बोलेंगे, मतलब किसी की ब्रांच बाहर खुली हुई है तो उसको ओवरसीज़ बैंक बोलते हैं, ठीक है। तो पहला बैंक था कौन सा था जो जिसने ओवरसीज़ बैंक खोला था? वो था बैंक ऑफ इंडिया 1906 में, ठीक है। आपको ऐसे डायरेक्टली याद करना है, अब मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ। पहला बैंक था इंडिया का, वो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770 में खुला था, जो कलकत्ता में था और 1832 में बंद हो गया था। और सेकंड बैंक ऑफ इंडिया वो जनरल बैंक ऑफ इंडिया था, जो 1786 में था और 1791 में बंद हो गया था। ये बाय अलेक्जेंडर मैनेज हुआ था। और ओल्डेस्ट जॉन स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया कौन सा था? वो था इलाहाबाद बैंक, 1865 में हुआ था ओपन। पहला कमर्शियल बैंक कौन सा था? वो था अवध कमर्शियल बैंक, जो फेल हो गया था। किससे? क्योंकि ब्रिटिशर्स का इन्वेस्टमेंट था और 50% लेस शेयर था इंडियंस का। और फर्स्ट इंडियन बैंक जो हमारा खुद का बैंक था वो था पीएनबी में हमारा पूरा 100% शेयर था, लेकिन इन्वेस्टमेंट किसका था? ब्रिटिशर्स का ही, और 100% शेयर हमारा था। और 1895 में ये स्टार्ट हुआ था काम करना। फर्स्ट स्वदेशी बैंक था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो 1911 में हुआ था। ये इस्टेब्लिश इंडियंस ने करा था, स्वदेशी इसलिए बोलते हैं। और बैंक जो महात्मा गांधी ने इनॉग्रेट किया था वो था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1990 में। और फर्स्ट बैंक जिसने ओवरसीज़ स्टार्ट करा था, ओवरसीज़ बैंक स्टार्ट करा था, वो था बैंक ऑफ इंडिया 1906 में, ठीक है। अब प्रेसिडेंशियल बैंक, या इसको प्रेसिडेंसी बैंक भी बोलते हैं, वो क्या होते हैं? एग्जाम्स में आता है, ये पूछते, इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो प्रेसिडेंशियल बैंक वो होते हैं जो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास से मिला हुआ है। ऐसा हुआ था ना, ये जो तीनों बैंक हैं इनको मर्ज कर दिया था, ठीक है। पहले तो प्रेसिडेंसी बैंक नाम दिया हुआ था, प्रेसिडेंसी बैंक इन तीनों का नाम दिया हुआ था, क्योंकि तीनों थे जो 1806, 1843 और 1840 में, आपको डायरेक्टली याद करना, ठीक है। तो इनको मर्ज करने के बाद 1921 में ये क्या बना? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के बाद फिर ये नेशनलाइज हुआ 1 जुलाई 1955 में, जिसका नाम बना द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो अभी भी काम कर रहा है और जो लार्जेस्ट बैंक में से एक बोला जाता है, पब्लिक सेक्टर बैंक, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक का लार्जेस्ट बैंक है जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अब इसको कैसे देखोगे? प्रेसिडेंसी बैंक 3 बैंक से मिलकर बना था, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, इन तीनों को बोलते थे पहले प्रेसिडेंशियल बैंक, ठीक है। फिर इन तीनों को आपस में मर्ज कर दिया था 1921 में, जो बना था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर नेशनलाइजेशन के बाद 10 जुलाई 1955 में इसको नेम दिया गया द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो अभी भी हमारा काम कर रहा है एज अ पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है। तो अब देखें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए हमें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैंने पहले स्टैटिक जीके कभी बताया था, आप कैसे मतलब इसका हेडक्वार्टर और टैगलाइन वगैरह याद कर सकते हो। तो हमारी अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी तो वाली वीडियो देख लेना। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैंने बताया था, बैंक ऑफ इंडिया जिसके भी एंड लास्ट में आता है उसका हेड ऑफिस मुंबई में ही होता है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऐसे सबके मुंबई में होते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है, और ये 1957 में क्या हुआ था? शिफ्टेड हो गया था कोलकाता से मुंबई में। अभी भी मुंबई में ही है, पहले कोलकाता में था फिर मुंबई में हो गया था, ठीक है। तो एसबीआई का भी एसोसिएट्स और मर्जर्स देखते हैं। मर्जर मतलब मर्ज हुए थे एक साथ, जो एसबीआई बन गया था तब। तो पहला मर्जर कौन सा था? 2008 में हुआ था, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। 2010 में हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। पहले इन दोनों को मर्ज करा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। फिर 1 अप्रैल 2017 को इनको करा था स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, पटियाला, हैदराबाद, त्रवणकोर, और 2017 में फिर हो गया था भारतीय महिला बैंक, ठीक है। ये मर्जर्स हैं एसबीआई के जो स्टार्टिंग में प्री इंडिपेंडेंस से पहले हुए थे, मतलब एसोसिएट्स भी बोल सकते हैं, मर्जर्स भी बोल सकते हैं इसको। तो ये कुछ बैंक आपको ये डायरेक्टली याद करना है, ठीक है। 8 बैंक है तो इसको डायरेक्टली याद कर लेना, कौन कौन से मर्जर्स थे, पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अब एक और चीज़ बता दूं कि
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को DSIB का भी मतलब दर्जा दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिकली इंटरनेशनल सिस्टमेटिकली। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। SBI के बारे में एक और चीज़ बता दूँ, इसको DSIB का दर्जा दिया हुआ है। मतलब DSIB का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, मतलब डोमेस्टिकली जो इंपॉर्टेंट बैंक है, ठीक है। जैसे जो भी कंट्री है, कंट्री में जो भी बिगेस्ट बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है, और इसका काम भी बड़ा है, तो इसको बोला भी जाता है टू बिग टू फेल, इसको ऐसे भी बोला जाता है। तो ऐसे बैंक को हम DSIB में डालते हैं, और ये RBI डालता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको DSIB में डालता है। मतलब जो भी बैंक उसको सही लगता है वो DSIB में डाल देता है, जिसका कारोबार भी बड़ा हो और नाम भी जिसका बड़ा हो। तो DSIB कौन करता है, RBI करता है। और इसमें अभी 3 बैंक डाले हुए हैं, SBI, HDFC और ICICI, ठीक है। HDFC को 2019 में डाला हुआ था, ठीक है। और एक और है GSIB, जिसको ग्लोबली जो सबसे इम्पोर्टेंट बैंक है, इसको BCBS है, कमेटी है, वो डालती है उसको। हम कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंटरव्यू के लिए भी और वैसे भी हमें पता होना चाहिए। तो इन क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगा नहीं, इन क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग नहीं देख रहे, पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक कर रहे हैं या। तो अब मेरे को इनका आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। पहला, रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी फॉर SBI बताने का रिकमेंडेशन किस कमेटी ने दिया था, पहला क्वेश्चन। सेकंड, करेंटली चेयरमैन, जो भी चेयरमैन है SBI का भी, वो बताना है। और SBI के जो फेमस ऐप्स हैं जो भी यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन्स में, वो बताना है। और करेंटली अभी के समय में SBI की कितनी ऐसे सीट्स हैं। तो ये 4 क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कितने लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है। अब आपको तो थोड़ा डाउट हो रहा होगा कि जो बड़े बड़े बैंक्स हैं ये फेल क्यों हो गए थे प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, ठीक है। तो इनके कुछ रीजंस हैं, जैसे इंडियन अकाउंट होल्डर्स हैड बिकम फ्रॉड प्रोन। जो भी इंडियन अकाउंट होल्डर्स थे वो फ्रॉड बन चुके थे, मतलब कुछ फ्रॉड कर रहे थे, ठीक है। लैक ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी, जो भी मशीन्स थी, टेक्नोलॉजी थी, उसकी कमी थी उस टाइम कुछ भी नहीं था, ठीक है। और ह्यूमन एरर्स एंड टाइम कंज्यूमिंग, जो भी ह्यूमन है मतलब जो भी काम करता था वो एरर मतलब काम सही नहीं करता था और टाइम भी कंज्यूम करता था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मशीन्स नहीं थी, ना टेक्नोलॉजी थी, उस टाइम पे ह्यूमन ही था जो भी अपना दिमाग चलाता था, ठीक है। फैसिलिटी भी बहुत कम थी, ठीक है। और मैनेजमेंट भी नहीं था उस टाइम पे। ये प्री इंडिपेंडेंस के पहले था, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा कमी थी मशीन्स की, टेक्नोलॉजी की, फैसिलिटीज़ की, मैनेजमेंट स्किल्स की। तो ये सब कुछ था जिससे बैंक फेल हो रहे थे सारे के सारे। तो अब देख लेते हैं RBI, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। देखो, अब इसकी रिकमेंडेशन दी थी हिल्टन यंग कमेटी ने। अब मैंने आपसे SBI की पूछी है तो वो कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। तो रिकमेंडेशन थी हिल्टन यंग कमेटी, जिसने बोला था कि RBI बनाना चाहिए। ये क्यों बनाना चाहिए, इसलिए बोला था क्योंकि पहले जो फॉरेनर्स थे वो क्या करते थे, वो अपना मतलब प्रॉफिट देखते थे, वो ये नहीं देखते थे कि देश का भला हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये एक कमेटी थी, इन्होंने हमें थोड़ा रिकमेंड किया कि हाँ एक संस्था बनानी चाहिए जो कि RBI के नाम से होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सबको संभालेगा, जितने भी बैंक्स हैं उसके अंडर में आएंगे, सबको संभालेगा, ठीक है। तो ये 1926 में हिल्टन यंग कमेटी आई थी, आपको याद करना, ठीक है। और पूछते हैं इनिशियल कैपिटल क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। शुरू में जब लगी थी तो इनिशियल कैपिटल 5 करोड़ लगी थी RBI को बनाने के लिए, ठीक है। RBI का जो हेड ऑफिस था वो कलकत्ता में था, अभी मुंबई में। मैंने बोला था ना बैंक ऑफ इंडिया जो लास्ट में लगा रहा था उसका मुंबई में ही होता है हेडक्वार्टर, ठीक है। तो आप देख लेना। रिकमेंडेशन थी हिल्टन यंग कमेटी की 1926 में, और इनिशियल कैपिटल था 5 करोड़, और स्टार्टिंग में कलकत्ता में था, फिर मुंबई में हो गया। तो इसका पर्पज़ क्या था, RBI मतलब हिल्टन यंग कमेटी ने जो बनाया था, इसका पर्पज़ क्या था। इसका पर्पज़ ये था बैंक को रेगुलेट करे, मतलब बैंक जो भी मतलब बैंक थे उसको अच्छे से देखे कि क्या कमी है क्या नहीं है, रेगुलेट करना है इसको, मतलब इसके अंडर में आ जाए, और जो भी RBI डिसीजन ले वो बैंक को करना पड़ेगा, ऐसा था। और जो भी करेंसी है, मतलब जो करेंसी का फ्लो है, इधर उधर जो करेंसी भेजना है, ठीक है, जो भी मतलब मार्केट में देखना है हर चीज़ करेंसी से रिलेटेड, वो सारा RBI करेगा। तो ये जो कुछ पर्पज़ थे जिसको RBI को देखना था, तो इस वजह से RBI बना गया। तो RBI कब बनाया, 1934 में जो एक्ट पास हुआ था, और 1 अप्रैल 1935 में वो इस्टेब्लिश हो गया था RBI, ठीक है। कब एक्ट पास हुआ था, एक्ट पास पूछते हैं। अब आपको याद ना, आप सिर्फ 1935 याद कर लो तो सही नहीं है ना, आपको एक्ट पूछते हैं इंटरव्यू वगैरह में। तो 1934 में एक्ट हुआ था पास, लेकिन बना कब था, 1 अप्रैल 1935 को RBI बना था, और 1949 को नेशनलाइज हो गया था RBI का, ठीक है।
अब इसमें भी मेरे को एक आंसर चाहिए, कौन गवर्नर है, फर्स्ट गवर्नर जो था इंडियन गवर्नर। पहले तो मतलब 3 गवर्नर थे इसके, तो पहला इंडियन गवर्नर कौन था आरबीआई का, ठीक है। उसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए। सो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, अब प्री इंडिपेंडेंस का मैंने आपको बता दिया, सारे जितने भी बैंक थे मर्ज हुआ, आरबीआई एसबीआई सब बता दिया, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 के बाद 1991 में जो भी हुआ था, तो उसमें क्या करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करा था कि हम नेशनलाइज करें बैंक को। नेशनलाइज का मतलब क्या होता है कि एक जो बैंक है उसका जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सारे शेयर खरीद लेती है, गवर्नमेंट सारे शेयर खरीद लेती है, वो गवर्नमेंट हो जाती है, मतलब नेशनलाइज हो गई, ठीक है। जो भी प्राइवेट सेक्टर है उसको अगर गवर्नमेंट खरीद लेती है सारे शेयर्स, तो वो नेशनलाइज होता है, इसी को नेशनलाइज बोलते हैं। तो इन बैंक को नेशनलाइज करा किसमें, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में 1949, मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, ये याद होना चाहिए। तो ये कुछ 14 बैंक से, तो फर्स्ट 1969 में 14 बैंक एक साथ, मतलब 1969 में मर्ज हो गए, वो नेशनलाइज हो गए थे। तो ये कुछ बैंक हैं, इलाहाबाद बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ कैनरा बैंक, देना बैंक, ओवरसीज इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल, सिंडिकेट, यूनियन, यूनाइटेड, यूको। तो आपको याद करना है जो पोस्ट इंडिपेंडेंस था उसमें फर्स्ट कितने बैंक्स नेशनलाइज होते हैं, इसको फर्स्ट नेशनलाइजेशन भी बोलते हैं, और एक और है सेकंड नेशनलाइजेशन, वो मैं आगे बताऊंगा। तो ये कुछ हुए 14 बैंक्स हैं जो फर्स्ट नेशनलाइजेशन हुए थे, ठीक है। अब ये कुछ है 1980 में जो 6 बैंक्स हैं अदर, तो उसको फर्स्ट बोल देंगे और इसको सेकंड नेशनलाइजेशन बोलेंगे। तो ये कुछ बैंक, आंध्रा बैंक कॉर्पोरेशन, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल, पंजाब एंड विजय बैंक। तो टोटल कितना हो गया, 14 आगे के और ये 6, टोटल 20 हो गए, ठीक है। 20 बैंक्स थे जो फर्स्ट और सेकंड दोनों नेशनलाइजेशन हुए थे, फर्स्ट में 14 और सेकंड वाले में 6, ठीक है। तो नेशनलाइजेशन हुआ, तो अब इसका इम्पैक्ट क्या, मतलब नेशनलाइजेशन करा क्यों, जो भी नेशनलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ा था। तो इसमें हम देखते हैं दिस लीड टू एन इंक्रीज इन फंड्स एंड देयर बाय इंक्रीजिंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। तो पहला क्या था कि उनको अपना जो पैसा वगैरह था वो बढ़ाना था, ठीक है। नेशनलाइजेशन का मतलब ये था कि उनको अपना पैसा बढ़ाना था और इकोनॉमिक जो कंडीशन है कंट्री की वो भी देखनी थी, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है, नेशनलाइजेशन होता है ना तो पैसा बढ़ जाता है और इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी बढ़ जाती है। और रूरल जो कंट्री है, रूरल जो एरिया है और एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसको भी हेल्प करेगा बूस्ट करने में, ठीक है। और मेजर मतलब एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा लोगों को, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मतलब काम करने की एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और फिर प्रॉफिट भी गेन होगा, पीपल बेटरमेंट ऑफ पीपल, मतलब प्रॉफिट गेन होगा तो लोगों को भी सही लगेगा, और कंपटीशन है वो कम हो जाएगा, और एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। तो ये कुछ थे जब अगर नेशनलाइजेशन हुआ था तब इम्पैक्ट जब पड़े थे जब, तो ऐसा कुछ है, बूस्ट करता है जो गांव में रहते हैं उनको, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्रॉफिट गेन करेगा, फंड्स बढ़ेगा, कंडीशन जो इकोनॉमिक कंडीशन वो भी अच्छी होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, आपको देख लेना इसको, पूछते हैं आपसे इंटरव्यू वगैरह में कि जब नेशनलाइजेशन हुआ उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था। तो यही था आज के लिए, जो भी हिस्ट्री है मैंने वो आपको सारी डिटेल में बता दी है, और उसमें सारी पॉइंट टू पॉइंट लिखी हुई है, ठीक है। पूरे डिटेल में मैंने आपको समझा दिया कैसे कैसे है, और सिंक्रोवाइज में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। आप इसको देख लेना एक बार, और पीपीटी देखोगे ना तो आपको आराम से सब याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर भी कर लीजिए। ये नई सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी हुई है बैंकिंग अवेयरनेस की। और हाँ, मेरे को क्वेश्चंस के आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में, जिससे मुझे ही पता चले आप वीडियो को पसंद कर रहे हो कि नहीं, ठीक है।